नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सोनल सिंह है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आपने हर जगह सुन रखा होगा अभी कि बलूचिस्तान आजाद हो गया, उसने अपनी आजादी की डिक्लेरेशन कर दी। तो आखिर पूरा मुद्दा क्या है, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है। तो चलिए आज पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक बात करते हैं। शुरू करते हैं। अभी बात क्या हो रही है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की बात हो रही है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने बोला है कि हमने बलूचिस्तान के 85% हिस्से पे कब्जा कर लिया है और अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी से उन्होंने बोला, इंटरनेशनल कम्युनिटी से बोला है कि आप हमें स्वतंत्र देश का दर्जा दें। तो इसी संबंध में ये सब बातें चल रही हैं। हम बात करते हैं बलूचिस्तान क्या है, क्या जगह क्या है, मेन मुद्दा क्या है। देखिए, बलूचिस्तान मतलब बलोच लोगों की भूमि की बात हो रही है। हम बात करें कि ये देखें, हम बात करते हैं कि ये जो रीजन आता है ये बलूचिस्तान का मेनली रीजन है। और ये जो है, जो प्रॉपर बलोच लोगों की बात करें तो वो पाकिस्तान में, कुछ उनका क्षेत्र अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, कुछ क्षेत्र में ईरान में देखने को मिलता है। ये उनकी पूरी जहां पे वो रहते हैं वो जगह। हम बात करें कि ये पाकिस्तान का 44% हिस्सा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना हमेशा इस क्षेत्र को लेकर बहुत ही सेंसिटिव रहती है। और ये पाकिस्तान के संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे सोना, चांदी, रेयर अर्थ मिनरल्स, गैस, हर एक तरीके के संसाधन की उपस्थिति देखने को मिलती है। और सोचिए, पाकिस्तान का 44% हिस्सा अगर वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दे तो इसके लिए कितना बड़ा रणनीतिक मुद्दा हो सकता है। वही सारी बातें हैं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं कि इसकी पूरी हिस्ट्री क्या रही है। हम बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है, जो मीर जलाल खान, इन्होंने 12वीं शताब्दी में क्या करते हैं, वहां उस टाइम उस रीजन में 44 जो कबीले थे उनको संगठित करके इन्होंने एक पूरा बड़ा कबीला बनाया। क्या नाम था? मीर जलाल खान का। उसके बाद हम एक नाम और देखते हैं, मीर अहमद खान। मीर अहमद खान को फर्स्ट खान ऑफ कलात, पहला खान ऑफ कलात बोलते हैं। फर्स्ट खान ऑफ कलात किसको? मीर अहमद खान को। इन्होंने क्या किया, देखिए 1666 का टाइम था। वहां पे ईरान और मुगल, भारत में मुगल और ईरान में जो वहां के शासक थे, उनके बीच में बफर स्टेट के रूप में हम बलूचिस्तान देखते हैं। तो उन्होंने अपनी सेना को संगठित करने के लिए, क्योंकि हमेशा अटैक का जो जरिया है वो बनता रहता था, इस वजह से उन्होंने क्या किया, मीर अहमद खान को खान ऑफ कलात डिक्लेयर किया और एक संगठित रियासत की स्थापना की। हम देखते हैं 1749 का टाइम, इसे हम उनका स्वर्णिम युग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके इस टाइम जो मीर नासिर खान थे, मीर नासिर खान बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके टाइम में उनकी खुद की पार्लियामेंट थी, खुद के लॉज थे, 25,000 की सेना थी और 1,000 ऊंट भी उनकी सेना में थे। तो बहुत शक्तिशाली सेना हम यहाँ पे देखते हैं। फिर हम देखते हैं ब्रिटिशर्स का आगमन होता है। ब्रिटिशर्स उनसे ट्रीटी ऑफ कलात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1876 में ब्रिटिशर्स के बीच में और खान ऑफ कलात के बीच में हुई थी, जिसमें क्या किया गया था कि उन्हें इस ट्रीटी के आर्टिकल 3 के अनुसार उन्हें एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका? स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट स्टेट उन्हें ब्रिटिशर्स ने भी डिक्लेयर किया था। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद क्या, पूरी टाइमलाइन की बात करते हैं। जब भारत आजाद होने वाला था तो जो माउंटबेटन प्लान था उसमें रियासतों को या तो भारत में शामिल होने के लिए या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए या फिर स्वतंत्र रहने का 3 विकल्प दिए गए थे। तो जो खान ऑफ कलात थे वो चाहते थे कि वो एक स्वतंत्र देश के रूप में रहें। उन्होंने इसके लिए क्या किया, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनको अपना कानूनी सलाहकार उनको अपना डिक्लेयर किया। ठीक है, और जो जिन्ना थे उन्होंने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने उनसे इसलिए उनके कानूनी सलाहकार नियुक्त हुए और जो खान ऑफ कलात थे उनको ये विश्वास दिलाया कि हम आपके स्वतंत्र देश के लिए अंग्रेजों से बात की जाएगी। उन्हें जिन्ना ने ये क्यों किया? उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान भारत में शामिल हो जाए, इसलिए ये उनको झांसा दिया कि आपकी स्वतंत्रता की हम समर्थन करेंगे। बात करते हैं 4 अगस्त 1947 की। तो पाकिस्तान ने जो खान ऑफ कलात है उसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की बात कही। जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद होता है, तब जो बलूचिस्तान था उसने अपने आप को उस टाइम स्वतंत्र देश डिक्लेयर किया था। तो आपको ये चीज याद रखनी है, उस टाइम
अगर हम बात करते हैं 1947 की, तो वो पाकिस्तान में शामिल नहीं था, बल्कि उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान के पलटवार के बारे में। जनवरी 1948 में पाकिस्तान क्या करता है कि उसके जो जैसे मान लीजिए ये कलात रीजन है बलूचिस्तान का मेन, ठीक, इसके आसपास के जितने रीजन हैं उस पे उनके राजाओं से, उनके जो कबीले के जो मुखिया होते थे उनसे बात करना शुरू कर देता है और उनको अपने पक्ष में मिला लेता है। अब खान ऑफ कलात को लगता है कि ये उनके साथ धोखा हो रहा है। अब उनकी बात शुरू होती है। तो 27 मार्च 1948 में क्या होता है, खान ऑफ कलात को जबरदस्ती संधि पे हस्ताक्षर करने का दबाव डाला जाता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, फिर एक खूनी दौर शुरू हुआ है जो कि अभी तक चल रहा है। 1948 की बात करते हैं कि जो प्रिंस अब्दुल करीम जो थे, उन्होंने क्या किया, 1500, देखो मेन क्या है, देखिए यहाँ पे सिर्फ 150 आदमी है और गुरिल्ला वॉर हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वहां का जो रीजन है ना, बहुत पहाड़ी इलाका है, जो उसे बहुत अच्छे से जानता है, वहां पे हमेशा उनको एक एज होती है। तो क्या हुआ यहाँ पर होता है, अब वहां की जो सेना होती है उसने उनके पवित्र ग्रंथ पे हाथ रख के माफी मांगते हैं कि अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आपको माफ किया जाएगा और स्वायत्ता भी दी जाएगी। लेकिन बाद में क्या होता है, नीचे आते ही उनको गिरफ्तार किया जाता है, 10 साल की सजा सुना दी जाती है, उनको बेरहमी से उनके साथ अत्याचार होते हैं। 1951 की बात करें यहां पर, 1955 में क्या होता है, जो पाकिस्तान है वो 1 यूनिट पॉलिसी लेकर आता है, जिसके तहत क्या होता है, देखिए शुरुआत से बलूचिस्तान को उसकी स्वायत्ता बनाए रखने के संबंधी वादे किए गए थे। 1 यूनिट पॉलिसी में क्या होता है, पूरे बलूचिस्तान का जितना रीजन होता है और आसपास की रियासतों को मिलाकर वो वेस्टर्न पाकिस्तान नाम का एक प्रांत बनाने की बात हुई। उससे क्या हुआ, बलूचिस्तान लोगों ने इंस्टेंट उसका रिटेलिएट किया और बोला कि हमारी स्वायत्ता के लिए ये सही नहीं है। 1958 में क्या होता है, नवाब नौरोज खान ने क्या किया, 150 बलूचों के साथ बगावत करते हैं, फिर से कुरान की कस्में खाई जाती हैं और फिर से वादा तोड़ दिया जाता है। नीचे आते ही उनके बेटों को, उनके साथियों को गिरफ्तार किया जाता है और फांसी की सजा दे दी जाती है। 1971 में हम क्या देखते हैं, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो रहा होता है। अब पाकिस्तान को होता है कि अब अगर इस रीजन में भी इंस्टेबिलिटी रहेगी तो अंतरराष्ट्रीय रूप से जो उनकी छवि होगी बहुत नकारात्मक हो जाएगी और ये रीजन भी अपनी आजादी के डिक्लेरेशन में भी आगे बढ़ सकता है। उन्होंने क्या किया, उनको बहुत उनके जो उनके मेन लीडर्स थे उनको अपने उसमें लिया कि आपके यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी, अपना खुद का संविधान होगा, इस तरीके की बातें होती हैं और वो लोग मान जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे पाकिस्तान उनके साथ विश्वासघात करता है और 1973 में क्या होता है, जब बलूच राजनीतिक पार्टियां होती है वो जीतती है, उनकी सरकार बनने वाली होती है, फिर अगेन धोखा किया जाता है, संविधान बनते उनकी सरकार गिरा दी जाती है और वहां पे बड़े स्तर पर कत्लेआम शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम ये देखिए पूरा क्या हुआ, देखिए 1948 में सबसे पहला बलूच विद्रोह हुआ जो मैंने आपको बताया। 1958-62 में भी संघर्ष में वृद्धि हुई। 1973 में तो जब उनको पॉलिटिकल सिस्टम, जब क्योंकि 1971 में वो बांग्लादेश आजाद हो गया था, इस वजह से फिर से उनको वो किया और फिर उनके साथ धोखा किया गया और फिर तब से अभी हम तक देख रहे हैं कि लगातार उनका जो विरोध है, जो उनका विद्रोह है वो चल रहा है और पाकिस्तानी सेना किस तरीके से क्रूरता से उनका दमन कर रही है। आपने धुरंधर मूवी देखी होगी, उसमें जो रहमान डकैत था वो भी एक बलोच था। उस मूवी में भी दिखाया गया किस तरीके से वहां के बच्चों को पाकिस्तानी जो सेना है किस तरीके से वो उनको गायब कर देती है, उनके खिलाफ बहुत राजनीतिक तरीके से उनकी हत्या, निर्मम हत्या की जाती है। तो वो जो सारी चीजें हैं, वो जो रहमान डकैत था वो भी एक बलोच था। और जब आप वहां पे जो मूवी में जो गाना आता है उसमें भी जो पूरा क्षेत्र देखते हैं तो वो बलूचिस्तान का ही रीजन है, उसी की बात की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें इतना महत्वपूर्ण ये रीजन क्यों है। ये पाकिस्तान का संसाधन का खजाना है। क्यों? यहाँ पे गैस मिलती है, यहाँ पे तांबा और सोना मिलता है, यहाँ पे कोयला, लौह आयरन ओर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रेयर अर्थ मिनरल भी यहाँ पर मिलने की बहुत बड़ी संभावना है, जिसके कारण से ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि दिक्कत कहाँ हो रही है। देखिए, हम बात करेंगे कि अभी क्या है, वहां पे जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, सोना है, चांदी है, इन सबके एक्सप्लोरेशन के लिए जो चाइनीज कंपनीज हैं उनके साथ पैक्ट किया गया। उसमें क्या है, 50% तक का जो प्रॉफिट है वो चाइना ले जाता है। 48% का प्रॉफिट जो पाकिस्तान, मतलब जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो पंजाब का रीजन है, वहां पे जाता है और सिर्फ 2% ही
उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो मुनाफा है वो बलूची लोगों को मिलता है और उन्हें मजदूरों की तरह काम कराया जाता है। उन्हें सपने दिखाए गए थे क्योंकि वो बहुत ही इनरिच्ड एरिया है कि आपको दुबई बनाया जाएगा, और उनके सिर्फ 2% उनको हिस्सा दिया जा रहा है और उनको इस तरीके की उनके साथ निर्मम हत्याएं भी की जा रही हैं। तो यहीं पर मेन मुद्दा है। अब बात करते हैं कि वो क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां हम चाइना एंगल देखते हैं। जब हम ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं तो वो उसी बलूचिस्तान के एरिया में ही ग्वादर पोर्ट देखने को मिलता है। देखें, हम बात करते हैं सीपैक की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। ये जो है ये चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से होकर ग्वादर पोर्ट तक जाता है, और ये जो पूरा रीजन है ये हम बलूचिस्तान का रीजन देखते हैं और ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान में ही देखते हैं। तो अगर इस तरीके की किसी तरीके की समस्या आएगी तो वो इस रीजन में कुछ भी होता है तो चाइना भी इस रीजन को लेकर बहुत ही ज्यादा वो होता है, क्योंकि एक तो जो ग्वादर पोर्ट है वो डीप वाटर कमर्शियल पोर्ट है, और चाइना की ऊर्जा निर्यात देखिए, अगर हम बात करते हैं मलक्का बाईपास, देखो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना, यहां से जब चाइना का 80% क्रूड ऑयल जो होता है वो इसी रीजन से आता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन देखने को मिलता है, हमें बहुत लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। और अगर डायरेक्ट सोचे वो यहां से डायरेक्ट ग्वादर पोर्ट गए, सीपैक के थ्रू जुड़े और सीधा चाइना पहुंच गए, तो इससे क्या है, एक तो उनकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अल्टरनेट तैयार होगा, क्योंकि मलक्का जो स्ट्रेट है वो बहुत ही पतला स्ट्रेट है और वहां पे वो आर्थिक नाकेबंदी के लिए अगर कभी भी आगे कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें यूएस और इन सब के थ्रू नाकेबंदी की समस्या भी हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए चाइना उसका अल्टरनेट ढूंढ रहा है, तो वो उसके लिए ग्वादर पोर्ट है, और ग्वादर पोर्ट कहाँ है, वो है बलूचिस्तान में। ठीक है, मलक्का बाईपास के लिए, ग्वादर पोर्ट के लिए और साथ में सीपैक निवेश, चाइना ने यहाँ पे बड़े स्तर पर बहुत भारी निवेश किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्वादर पोर्ट को जिनजियांग प्रोविंस से जोड़ने के लिए इसमें जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट की गई है उसमें क्या होता है कि अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी होती है तो अधिकतर चाइना के, मान लीजिए रोड बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं और वहां पर एक बम गिरा है और खत्म उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चाइना भी इस चीज को लेकर बहुत कंसर्न है, क्योंकि चाइना को वो रूट चाहिए और वो अभी तक अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए चाइना का एंगल भी हमें देखने को मिलता है। सीपैक में उसके भारी निवेश की बात होती है। अब हम बात करेंगे कि इसके पूरे मुद्दे के बारे में, तो इसमें 3 एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं। देखें, राजनीतिक मुद्दे की बात करें कि इतना बड़ा, किस लिए इतना बड़ा आक्रमण देखने को मिल रहा है। 85% जो क्षेत्र में स्वतंत्रता की बात हो गई, क्यों हो गई? देखें, क्योंकि इस्लामाबाद पर सीधा नियंत्रण है, बलूच के पास शक्ति और स्थानीय स्वायत्ता का पूर्ण अभाव है, जो कि वहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा देखने को मिलता है। आर्थिक बात करें तो मैंने आपको बताया कि 2%, देखिए इतना बड़ा क्षेत्र जहां पे लोगों का है वहां पे सिर्फ उन्हें 2%, और वो भी सिर्फ मजदूर के रूप में उनके साथ ये चीजें गलत किया गया। ह्यूमन राइट्स का तो मैंने बता दिया किस तरीके से कत्लेआम होता है, ये आप धुरंधर मूवी में भी आपने देखा होगा, जिस तरीके से वहां के बच्चों को रहस्यमयी तरीके से गायब किया जाता है, और इस तरीके से हम चीजें देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि वहां का जो सबसे बड़ा आतंकवादी, जो सबसे बड़ा अलगाववादी समूह जो वहां पर है वो बीएलए है। ठीक है, बीएलए हमेशा बलूचिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता है, और अभी हालिया क्या संदर्भ हुआ है कि जो वहां के जो बीएलए ने भारत से अपील की है कि उनके जो हेड है वो कौन है, मीर यार बलोच ने भारत से अपील करी है कि जिस तरीके से 1971 में आपने बांग्लादेश के निर्माण में मदद करी थी उसी तरीके से बलोचों के लिए भी प्लीज आप आए और मदद करें। हालांकि अभी भारत सरकार ने इसके समर्थन, और पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता है कि जो जितनी इंसर्जेंसी वहां पर जितनी तरीके की दिक्कतें हो रही हैं वो भारत ही उसको प्रमोट कर, भारत ने इसको सिरे से निकाल दिया, और भारत ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे हमेशा बलूचिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है। ठीक है, हालांकि अभी हस्तक्षेप करने के लिए भारत ने मना कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख हितधारक की जो बीएलए है उसके लिए देखते हैं, तो वो कह रहा है पूर्ण आजादी, सशस्त्र विद्रोह और विदेशी अपील और जनता, क्योंकि वो कह रहा है कि वहां पे जनसांख्यिकी बदलाव किया जा रहा है, संसाधनों की लूट हो रही है। हम बात करते हैं पाकिस्तान सरकार की, तो वो अखंडता बनाए रखने की उसमें, और वो सैन्य बल का प्रयोग क्रूर दमन किया जाता है ताकि उनके राज का विघटन ना हो। चाइना के एंगल की बात करें तो चाइना सीपैक और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर सुरक्षा बढ़ाने का दबाव डालते हैं, क्योंकि उनके अरबों डॉलर रुपए का वहां पे निवेश हो रखा है, साथ में उनके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं भारत की, तो रणनीतिक बढ़त और मानवाधिकार के लिए भारत हमेशा उनके साथ है, कूटनीतिक दूरी रखते हुए क्लोज वॉच की कंडीशन भारत हमें दिखता है। क्षेत्र में चीन का पूर्ण सैन्य प्रभुत्व के लिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि इतना ज्यादा वहां पे देखिए, भारत हमेशा सबके साथ, सबके विकास के साथ में काम करता है। वहां पे अगर लोगों का दिक्कत नहीं हो रही होती, तो इस तरीके की परेशानी नहीं होती, तो भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर वहां पे इस तरीके की दिक्कत होती, भारत हमेशा ह्यूमन राइट्स को लेके
अपना वोकल रहता है हर उसमें। अब बात करें कि वहां पे देखिए वो लोग बोल रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए, लेकिन अभी हालिया संदर्भ में इस तरीके की चीजें, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत, जैसे अभी अगर हम इसराइल फिलिस्तीन का मुद्दा देख लें तो फिलिस्तीन को भी बहुत से लोग क्या बोलते हैं, इसराइल को बहुत से लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, फिलिस्तीन को करते हैं। तो यही सारे मुद्दे हमें, अगर ये लोग अलग भी होते हैं तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक प्रतीकात्मक जीत है, जमीनी स्तर पर लंबे और खूनी संघर्ष की ओर इशारा है ये। साथ ही साथ पाकिस्तान की आंतरिक विफलता और चीनी निवेश को एक गहरा संकट के रूप में देखने को मिलता है। भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक हॉटस्पॉट के रूप में हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में अभी एक ये इनिशियल, अभी ये अगर हम बात करें ना तो अभी इसमें कोई निष्कर्ष के बिंदु पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस क्षेत्र में आगे क्या चीजें और देखने को मिलेंगी। तो हमने क्या किया, पूरा हिस्ट्री दिखा के आपको पूरा समझ किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।